हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर आपसे स्वागत है। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे, हमने जो लास्ट वीडियो में सवाल किए थे यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे, उस पे थोड़े से और सवाल आगे लेके जाएंगे। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने दो टाइप के केस डिस्कस किए थे आपसे। पहला वन डिस्टेंस निकालने का और टाइप 2 डिस्कस किया था मैंने कोलिनियरिटी का, जिसपे मैं आज एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। तो देखिए कोलिनियरिटी का आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सो दैट a1, b, b1, 1, c1, 1 आर कोलिनियर पॉइंट्स। हमें इन तीनों पॉइंट्स को बताना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम कैसे करेंगे ये देखो। तो आपको याद होगा कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट मेरे बेसिकली एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तो मेरे को इसी को शो कराना है। और कोलिनियरिटी के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं कि इनको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं। लेट x a,1 y b,1 एंड z c,1। मैंने ये तीन पॉइंट एज्यूम कर लिए हैं और अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा आएगा xy। तो xy की डिस्टेंस के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ x मतलब b माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा b माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर रूट मतलब फाइनल आंसर कुछ बनेगा मेरा b माइनस ए। इसी तरीके से अगर मैं yz निकालूं तो ये क्या निकल कर आएगा, ये भी देखो। तो c माइनस बी का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x और डिफरेंस ऑफ y। तो ये कुछ इस तरीके से बना। ये भी सेम लॉजिक, c माइनस बी का स्क्वायर होगा और फाइनल c बाई बी आएगा। अब अगर मैं xz देखूं तो ये क्या बनेगा, c माइनस ए का स्क्वायर प्लस वही 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y पॉइंट्स आप देखो तीनों में 1 1 1 ही है। तो ये जीरो और ये फाइनल क्या बना, c माइनस ए का स्क्वायर और फाइनल क्या आ गया c माइनस ए। अब आपको कोलिनियरिटी के लिए क्या करना है कि किन्हीं भी दो सम तीसरे के बराबर हो जाए या फिर इसका सम इसके बराबर हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है माय फ्रेंड्स तो ये कोलिनियरिटी हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देखो कैसे हम करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं xy को y या z के साथ जोड़ के इसको xz के बराबर दिखाता हूं। देखो तो यहां पे क्या है मेरा b माइनस ए प्लस c माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस ए। और जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो b से b कैंसिल आउट हुआ, माइनस का a प्लस c इज इक्वल टू c माइनस ए, जो कि आपको बराबर दिख रहा होगा। आप इसको कुछ इसी फॉर्म में दिखा सकते हैं, c माइनस ए। तो मेरे LHS और RHS जो है बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट बेसिकली कोलिनियर है, मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। चलो ये तो थे कोलिनियरिटी पे डिस्कस हमने किए थे। अब जो है हम अगला केस डिस्कस करने वाला है जो कि बेस्ड है ग्राफिकल फिगर। मतलब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना माय फ्रेंड्स कि एक फिगर फॉर्म हो रहा हो, अगर आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट दिए जाए कुछ इस तरीके से। मैं भी फिगर बनाता हूं, ये मेरा क्वाड्रेंट और सपोज ये जो मुझे 3 पॉइंट्स दे दिए 1 2 3, और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो एक फिगर बना, ये बना ट्रायंगल। तो क्या कंडीशन है कि ट्रायंगल बन सके, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रायंगल बनने के लिए क्या पॉसिबल है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। अब इसी तरह अच्छा हाँ, ट्रायंगल में भी कई केस पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल के टाइप्स भी हमने पढ़े थे। इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोस्केलेस भी हो सकता है और स्केलिन भी हो सकता है। अगर
मैं आपको 4 पॉइंट्स दे दूं तब भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा था कि अलग अलग फिगर है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। तो हम इन सबको कैसे देखेंगे, तो इन सब की कंडीशन आपको स्क्रीन उनको नोट डाउन कर लेना और हम उन्हीं का इस्तेमाल करके उनको प्रूव करेंगे। कैसे, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। तो दोस्तों अब हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूले के अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जब मुझे प्रूफ करना हो कि गिवन डायग्राम कौन सा डायग्राम है। जैसे कि ये बोला गया है सो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब मुझसे ये प्रूफ करने को बोला गया है कि ये प्रूफ करो कि जब आप इसे एक कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट करोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो उसके लिए क्या है, देखो ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसको बताना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कंडीशन लिखवाई थी, उसको आपको देखना है और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और बात, बहुत से बच्चे जो 9th क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था तो हमने कुछ अलग अलग कंडीशन भी देखी थी। जैसे कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से हमने कंडीशन भी देखी थी। यहां पे हम उन कंडीशनों का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम साइड वाले पर्पस पे जाएंगे। एंगल का खास करके कोई भी यूज मत करना। मैंने बहुत से बच्चों को नोटिस किया है वो एंगल का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने लगते हैं। माय फ्रेंड्स, यहां पर एंगल की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइड पे वर्क करना है। तो देखो रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि आपके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें हमारे वाले एग्जांपल में अपोजिट साइड क्या बनेगी, ए बी जो है वो सी डी के बराबर होनी चाहिए और ए डी मेरा बी सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या है कि डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। मतलब हमारे वाले केस में डायगोनल क्या है, AC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो जब मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है उसके हिसाब से ये फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सो डैट, प्रूफ या वेरीफाई बोला जाए तो वो सभी सही है, बस आपको करके दिखाना है, ठीक है। सो डैट या अगर वेरीफाई वेदर लग जाए तो वर्ड का मतलब क्लियर रखना, वो पूछ रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली वेरीफाई, सो और प्रूफ हमेशा सही होते हैं, बस आपको करके दिखाना होता है, ठीक है। तो चलो अब हम इन्हीं को इक्वल करके दिखाने वाले हैं, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। देखो मैं पहले पॉइंट्स लिख रहा हूं 2, -2। अगर आपको पॉइंट ना दिए जाए तो आप एज्यूम कर लेना, जैसे हमें दे रखा है ना ABCD, तो इसके नाम एज्यूम कर लेना ताकि साइड के नाम देने में आपको आसानी हो जाए। तो देखो, देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा AB कितना निकल कर आएगा, AB तो √14 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 - -2 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y, ठीक है। तो ये 12 144 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह ये प्लस का 12 144 मतलब रूट में 288, ठीक है। चलो अब हम अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि BC। तो जब मैं BC सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इसका दोनों को लेना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस ऑफ S, डिफरेंस ऑफ x 11 - 14 का स्क्वायर और 13 - 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आप करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 9 + 9, तो ये भी मेरा कुछ इस तरीके से बैठ रहा है 18। और अब अगर मैं CD की तरफ मूव करूं तो जब आप यहां सॉल्व करोगे तो CD यानी कि -1 - 11 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 13 का स्क्वायर। तो ये भी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका स्क्वायर 144। तो इसका सम कितना आ गया 288। ठीक है, चलो अब हम अपने अगला यानी कि एडी। तो जब आप एडी का सॉल्व करोगे तब क्या बनेगा आपका एडी यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो उसके लिए देखो -1 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -2 का स्क्वायर। तो यहां पे -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 और +3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9। मतलब क्या आंसर आ गया मेरा ये 18। अब आप ये देखो मेरी ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड और ये साइड भी बराबर है। आपको रूट के सॉल्व नहीं करना है कि आप इसके फैक्टर करके जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो। यहां टाइम वेस्ट मत करो। आपसे ये नहीं बोला गया कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने को, आपसे बोला गया है कि ये फिगर रेक्टेंगल है या नहीं, और हमने साइड निकाली है इसीलिए। चलो पहली कंडीशन देखो, अपोजिट साइड तो बराबर हो गई, मतलब मेरा ए बी और सी डी बराबर हो गए, मतलब ये तो हमने दिखा दिया। और दूसरा देखो बीसी और एडी हमने बराबर दिखा दिया, मतलब ये दोनों भी हमने बराबर दिखा दी। अब आपको जब मैंने कंडीशन लिखवाई थी तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई, अपोजिट साइड इक्वल टू ईच अदर, और सेकंड कंडीशन डायगोनल इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये रेक्टेंगल बनेगा। तो चलो अब हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो दूसरी सेटिस्फाई के लिए डायगोनल लेंगे इस बार हम। तो डायगोनल क्या है हमारे बीडी, तो वही करना है सिंपल सी कैलकुलेशन, बी और डी मतलब -1 माइनस का 14 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -15 का स्क्वायर 255 और इसका स्क्वायर करोगे तो 81 सॉरी 225। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या बनेगा 603। और इसी तरीके से जब मैं अपना अगला डायगोनल यानी कि AC लूंगा तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 12 का स्क्वायर 144 और 12 का स्क्वायर 144 और 10 माइनस 12। एक मिनट, मैंने कोऑर्डिनेट सही नहीं है ना, सही है 14, 10। तो 14 माइनस 2 और ओह सॉरी हमने कोऑर्डिनेट AC, अच्छा हाँ मैंने ये गलती कर दी है, मैंने C पॉइंट को 14, 10 दिखा दिया, जबकि वो क्या है 11, 30। अच्छा वैसे मैंने यहाँ गलती करी है, नहीं यहाँ से, ठीक है, तो हमें ये दोबारा करना पड़ेगा। तो AC मतलब 11 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या बना 9 का स्क्वायर 81 प्लस 225, मतलब इन दोनों का सम भी √306 ही आ रहा है। तो मेरे डायगोनल भी जो है बराबर है। अब आपको स्टेटमेंट पास करनी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो भी करके दिखा देना। ए बी इक्वल सी डी कितना आ रहा था रूट में 288 और ए डी इक्वल बी सी कितना आ रहा था रूट में 18 एंड diagonals are also equal, so the figure formed by A, B, C and D are rectangle। चलो एक बार लिख भी देते हैं, opposite sides are equal to each other। अब opposite side क्या है मेरा AB इक्वल CD इक्वल रूट में 288 एंड AD इक्वल CD इक्वल रूट में 18 एंड डायगोनल्स और ऑल्सो इक्वल
दैट इज AC इक्वल BD इक्वल √306. So given figure is a rectangle. Sorry, हमें तो so figure formed by points A 2, -2, B 14, 10, C 11, 13 and D -1, are rectangle. Is rectangle. ठीक है, चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. हमने सिंपल सा पॉइंट लिखा था जो हमने दिखा दिया बाय पॉइंट्स 2, 2, 14, 10, 11, 13 एंड D 3 इज रेक्टेंगल. और अब हम जो है अगले केस की तरफ मूव करते हैं. हेलो दोस्तों, तो आज हम दोबारा शुरू करने वाले हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आज पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है क्या? बेसिकली ये क्या कहता है कि जैसे मैंने फिगर बना रखा है कि एक लाइन सेगमेंट या जो आप दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करते थे, ए और बी को ज्वाइन करते हैं, और मैं आपसे ये कहूं कि एक पॉइंट है इन दोनों लाइन के बीच में जिसका नाम कोई भी ले लो, मैंने जैसे पी लिया हुआ है, जो इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटता है. और दो हिस्से कैसे? कुछ रेशियो है. रेशियो क्या है? M1 और M2. तो अब आपको ये बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जिससे आप, यानी कि जैसे एक सवाल समझते हैं एग्जांपल के तौर पे 3,1 ले लेता हूं, इसको 4,2 ले लेता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो मेरा पॉइंट P है वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है. तो मुझे आप ये बताओ कि मेरा पॉइंट P जो इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. सेक्शन फॉर्मूला हमें इसी में हेल्प करता है. आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे और भी टाइप देखेंगे, या फिर मैं आपसे ये पॉइंट दे दूं कि 3 इसका पॉइंट 1,1 है. अब आप मुझे बताइए कि मेरा पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा. कुछ इस तरीके से सवाल हम आगे देखेंगे. तो देखो यहां पे तो क्लियर हो गया. अब इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे? तो ये सेक्शन फॉर्मूला उसी तरीके से बनाया गया है. अब इसे याद कैसे करना है? देखो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, जो रेशियो है सम कर दो. x का कोऑर्डिनेट्स, y का कोऑर्डिनेट्स. क्या करना है? M1 x2 मतलब पहला रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेकंड का कोऑर्डिनेट्स, M2 x1. इसी तरह यहां पर M1 y2, M2 y1. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 मिनट में बन जाता है और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है. चलो इस पे एक सवाल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो ये अभी इंटरनल डिवीजन का मैंने आपको बताया है फॉर्मूला. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सोसाइटी का? पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 1, -7 -1, 7 एंड 4, -3. अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मुझे? उन्होंने रेशियो दे रखा है मुझे M1 रेशियो M2 2:3. 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है. ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, -1, 7, 4, -3. और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P? 2:3. तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा इसकी? देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P किस तरीके से? फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, M1 + M2 मतलब 2 + 3, और यहां पे भी सेम 2 + 3. यहां पे देखो 2 M1 मेरा क्या है? 2 ×
x2 क्या है मेरा 4 प्लस m2, तो m2 मेरा है 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स, तो y के लिए करो 2 इंटू x2 मेरा y2 मेरा -3 है, और m1 यानी m2 मेरा 3 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7। अब इसे आप सॉल्व करो, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पॉइंट y के हो जाएंगे। कैसे देखो, 8 प्लस माइनस का 3 अपॉन में 5, और इसी तरह ये क्या हो गया माइनस का 3 प्लस का 21 अपॉन में 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 2 प्लस 3, और अगला कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 इंटू y2 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3, तो ओहो मिस्टेक कैलकुलेशन, ठीक है। 2 - 6 हो गया। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आगे जब आप इसको इसी तरीके से देखोगे तो मेरा क्या बनेगा 5 अपॉन में 5, और ये बनेगा 15 अपॉन में 5। इसमें साइन का बड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपके सामने एक मिस्टेक कर दी थी, जो मैंने अभी डबल चेक करने पे मुझे दिखा, वो मत करना आप लोग, ठीक है। जैसे क्या निकल के आएगा 5 से 5 कटा 1, और इसका निकल के आया 3, मतलब फाइनल क्या होगा, कोई पी के कोऑर्डिनेट्स 1,3, मतलब मेरा पी के कोऑर्डिनेट्स 1,3 ऐसा पॉइंट है जो ए बी यानी कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मिलेगी उसको 2:3 में डिवाइड करता है। ये इंटरनली डिवीजन है। अगर एक्सटर्नली डिवीजन हो जाएगा तब क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा। पहले तो समझो ये एक्सटर्नल डिवीजन की बात क्या हो रही है। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन की जब बात होगी तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरा पॉइंट एम जो है ना, एक कोई भी एक रेशियो ऊपर होगा ज्यादा, और मतलब जैसे मेरा M1 देखो पूरा यहां तक फैला हुआ है और M2 मेरा यहां तक है, ठीक है। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात होगी तो बिल्कुल सेम ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, बस साइन बदल जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। और अगर आप दोबारा आगे देखोगे सवाल, तो आपको सवाल में भी देखेंगे, जैसे एक सवाल लेने वाला हूं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अच्छा मिटा दिया मैंने, चलो दोबारा देख लेते हैं वही सवाल। M1 ओ सॉरी, इसका साइन भी डिफरेंस रहेगा। जब भी हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे हमेशा साइन डिफरेंस करेगा। चलो अभी हम दोबारा सवाल पे आ जाते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1,7 ये हमें निकालना था, और दूसरा वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4,-3, ठीक है। इस बार हमें एक्सटर्नल डिवीजन बोला गया है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो ये दोनों को इसमें आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कई बार ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो कैसे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके। तो M1 यानी कि क्या था रेशियो हमारा 2:3, ठीक है। सवाल कोऑर्डिनेट्स कोई बात नहीं, डिफरेंस हुआ तो 2 मल्टीप्लाई बाय M1 इंटू x2 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन में M1 माइनस M2, ठीक है। डिफरेंस M1 माइनस M2 हुआ, डिफरेंस मत लेना कहीं बड़े को छोटे में से माइनस करने लग जाओ, ठीक है। इसी तरह अगले पार्ट पे आते हैं। तो ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट्स हो गया, और अब अगर मैं y की बात करूं तो y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक मैंने x का कोऑर्डिनेट निकाला है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी थोड़ी देर पहले करके भी बताया था। अब देखो y के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, M1 इंटू सॉरी माइनस होगा ये M1 इंटू y2 प्लस मेरा M2 3 इंटू 7 अपॉन में 2 -3 माइनस, ये मेरा y के कोऑर्डिनेट्स देगा।
अब इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस अपॉन में -1, और इसी तरीके से -6 माइनस का 21 अपॉन में -1, और जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ रहे हैं आपके, माइनस का 11 कोमा माइनस का 27। मतलब मेरा ये कोऑर्डिनेट्स होगा जो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा होगा इस रेशियो में। क्लियर है, ये था इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम थोड़े से सवाल करते हैं। फॉर्मूले याद रखना, अगर एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो दोनों ऊपर नीचे माइनस होगा, लेकिन अगर इंटरनली डिवीजन होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, m1 x1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे वाला पार्ट m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये छोटी सी बात थी। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला। चलो ये तो बात हो गई आपके फॉर्मूले वाली बात। अब थोड़े से और, अब एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम करते हैं रेशियो 1:1 कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा केस है और कई बार इसे बच्चे स्पेशल केस के नाम से एक नया फॉर्मूला बना देते हैं। पहले तो मैं आपको इसी हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि इसे स्पेशल केस बच्चे क्यों कहते हैं। स्पेशल केस इसलिए कि कोऑर्डिनेट्स है, रेशियो 1:1 अगर दे रखा हो तो कई बार बच्चे इसे नया फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो क्या होगा, हमने अभी तक पढ़ा था ये इंटरनली डिवीजन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, बहुत ही सिंपल मैंने एक कोई क्वेश्चन उठाया है, उसको मैंने 1:1 डिवाइड करने का देखा है, जो आपको मैं स्पेशल केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा, तो मेरा तो m1 रेशियो m2 जो है 1:1 है, और मुझे इंटरनल डिवीजन है तो मतलब प्लस होगा फॉर्मूले में। तो देखो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करो, एज्यूम कर लो, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बोला नहीं गया है कोऑर्डिनेट से। एज्यूम के लिए आप इसको ए भी ले सकते हो, एक्स वाई जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, जब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ इंटरनल डिवीजन से, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाएंगे मुझको, तो m1 यानी कि 1 इंटू x2 इंटू 9 प्लस m2 इंटू 1 इंटू x1 मतलब 4 अपॉन में 1 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे y के, तो 1 इंटू 7 m1 इंटू x2 सॉरी y2 प्लस m2 क्या है मेरा 1 और y1 क्या है मेरा -3 अपॉन में 1 प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो कैसे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे, 9 प्लस 4 अपॉन में 2, 7 माइनस का 3 अपॉन में 2, और जो फाइनल आंसर आपका बनेगा 13/2 और ये बनेगा 4/2, यानी कि 13/2। जब आप इसे डेसिमल में बदलना चाहो डेसिमल में बदल सकते हो, डेसिमल में कैसे, कुछ इस फॉर्म में 6.5। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था। अब अगर इसको मैं इंटरनली डिवीजन करूं, ठीक है, ये जो स्पेशल केस में आपको बता रहा था, अगर देखो m1 m2 जो 1 होगा ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो 1 इंटू x2 m1 इंटू x2 m2 तो मेरा 1 ही है, तो x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 1 प्लस 1। अगर मेरा रेशियो 1:1 हो तो मेरा जो फॉर्मूला ये बता रहा हूं ना मैं आपको, स्पेशल केस, कुछ फॉर्मूला आप डायरेक्ट उसको इसी तरीके से यूज कर सकते हो, x2 प्लस x1 अपॉन में 2
और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। बेसिकली आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं आप उसके मिड पॉइंट निकाल सकते हो, और यही सवाल बिल्कुल सेम होता है जब आपको मिड पॉइंट बोल दिया जाए। अगर p मिड पॉइंट बोला जाए मतलब क्या है कि रेशियो 1:1 है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सिंपल सा तो है, ये दोनों के दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड करा हुआ, मतलब हाफ रेशियो हाफ। और आपने रेशियो में पढ़ा होगा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाते हैं तो हाफ हाफ कैंसिल आउट के 1:1 देगा। तो आप इसको फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। आप चाहो तो x1 प्लस x2 लिखो या x2 प्लस x1 लिखो। इसी तरह अगर एक अच्छा सवाल है जो क्या है वो देखो, ये तो मैंने अभी आपको पिछले वाले में बताया कि स्पेशल केस अगर हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसी फॉर्मूले में डाल के कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हमसे रेशियो ही पूछ लिए जाए, अभी तक तो हमें बोला जाता था ना भाई m1 रेशियो m2 जो है 1:2 या 3:2 या 4:5 दे रखा था और हमसे पॉइंट पूछे जाते थे। इस बार अगर हमसे m1 और m2 ही पूछ लिया जाए और हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, कैसे हमें पहले बोल दिया जाए, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाऊंगा। 4,6 और मेरा ये P पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है -6,10 और ये मेरा B है जो दिया क्या दे रखा है 3:-8। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, इन व्हाट रेशियो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4-4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब बहुत से बच्चे इंटरनली एक्सटर्नली में कंफ्यूज होने लगेंगे। तो देखो हमें ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है तो हम नॉर्मल अपना इंटरनल वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे। कैसे देखो, तो सबसे पहले रेशियो तो दे नहीं रखा, रेशियो ही अज्यूम कर लो। लेट रेशियो विल बी m1 m। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते थे। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था, यही तो था ना, हम पॉइंट P निकालने के लिए -4,6 और क्या फॉर्मूला लगाते थे इसके लिए, m1 इंटू x2, x2 क्या है मेरा, इसको 0.1 ये 3 प्लस m2 इंटू x1 -6 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या बनेगा मेरा, m1 इंटू -8 मतलब y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो सिंपल सा हो गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये माइनस का 4,6 और यहाँ पे क्या हो गया 3m माइनस का 6m2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा माइनस का 8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब x कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट को बराबर रख दो। जैसे मैं क्या करता हूं, आगे सॉल्व करने के लिए मैं x वाला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं, तो x वाला कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो देखो क्या बनेगा, -4 जो है वो मेरा इसी के बराबर होगा 3m माइनस m1 माइनस 6m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 m1 प्लस m2 और ये क्या बन गया 3m1 माइनस 6m2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे आगे तो माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 3m1 माइनस 6m2। अब आप क्या करो, m1 एक तरफ कर लो और m2 एक तरफ कर लो। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं m1 इधर ले आता हूं और m2 इधर ले आता हूं, तो माइनस का 4m1 माइनस का 3m1 माइनस का 6m2 प्लस का 4m2। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 7m1 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2m2। और आपसे रेशियो पूछा गया है तो रेशियो के लिए आप क्या करो, m1 इसको इधर ले आओ, m2 और इस 7 को भी इधर ले जाओ। तो जब आप 7 को इधर लेके आओगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 7। मतलब क्या कि m1 और m2 का रेशियो 2:7 है। मतलब कि जो मेरा लाइन है मुझे दे रखी है ए बी और ये जो पॉइंट P है, इन दोनों को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस टाइप के बहुत से सवाल सेक्शन फॉर्मूला पे बनते हैं। ये पहला टाइप है, सॉरी दूसरा टाइप है। पहला टाइप क्या था, जब आपको कोऑर्डिनेट्स निकाला जाए। दूसरा टाइप है जब आपसे रेशियो ही पूछ लिया जाए कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन है, जिसमें हम देखेंगे कि कोलिनियरिटी कैसे दिखाई जाए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने आपके पास ये पॉइंट लिखा हुआ है ए बी और पॉइंट पी जो है जिससे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस का 1 1, इसको कुछ डिवाइड करता है रेशियो में। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है उसको कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो K:1। ठीक है, अब इससे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, माइनस का 1 1। और जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे P के, जो कि हमें दे रखे हैं लेकिन हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो m1 मेरा K है मल्टीप्लाई बाय x2, तो मतलब K प्लस 1 इंटू -3 मतलब माइनस का 3 अपॉन में K प्लस 1। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, K इंटू y2, तो मतलब 3K माइनस 1 अपॉन में K प्लस 1। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया है, आप इसे करना। अब आगे क्या करने वाले हैं, कोलिनियरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे ये दिखाइए कि x में जब आप पुट करके K की वैल्यू निकाल रहे हो या फिर जब आप y को इक्वेट करके निकाल रहे हो, दोनों केस में वैल्यू सेम आनी चाहिए K की। कैसे, देखो अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया K की वैल्यू 2 या 3 आ रही होगी, तो हमेशा ये जो बैठे हैं ना इनकी हाईएस्ट पावर 1, ये लीनियरिटी है, मतलब 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का K माइनस का 1 K माइनस का 3, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो क्या बनेगा कि 2K इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3, यानी कि इसके आप सॉल्व करने पे K की वैल्यू 1 आ रही होगी। ये मैंने y के लिए सॉल्व किया। अब अगर आप इसे मैंने ये x के लिए लिया, अब मैं y के लिए जब सॉल्व करूंगा तो y के लिए क्या बनेगा, 3K प्लस माइनस 1 अपॉन में K प्लस 1, तो K प्लस 1 इज इक्वल टू 3K माइनस 1 और 2K इज इक्वल टू 2 और K की वैल्यू हो गई 1। तो दोनों केस में K की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब क्या बना रेशियो आपका, जो आपने K रेशियो 1 लिया था मतलब 1:1, मतलब ये कोलिनियरिटी डिवाइड कर रहा है। ऐसे करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले के, जब हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करने को बोला जाए। आज की वीडियो में बस हमने इतना ही डिस्कस करना था। अभी और भी केसेस है लेकिन मैं एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहता, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तब तक आप इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।